Hello students, this is video number 4 of alternating current। और अब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग रेजिस्टेंस और इंडक्टर को इकट्ठा लगाएंगे, हम लोग कैपेसिटर और रेजिस्टर को इकट्ठा लगाएंगे। तो देखते हैं। लुक एट दिस सर्किट। ये सीरीज़ RL है, मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो इसको कि ये एक इंडक्टर है जिसका इनहेरेंट रेजिस्टेंस होता ही होता है। प्योर इंडक्टर आप बना नहीं सकते, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। प्योर इंडक्टर आप क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जब भी आपको इंडक्टर बनाना होगा यू नीड कंडक्टर, और उस कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस ज़रूर होगा। तो इसलिए यहाँ पे आर, मतलब यू कैन से दिस इज़ अ इम्प्योर इंडक्टर, और यू कैन से, तुम्हारी मर्जी है कि इंडक्टर और रेजिस्टर आपस में क्या लगे हैं, सीरीज़ में। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी बात आपको ये बताने लगा हूँ कि कई बार हम लोग आई यूज़ करते हैं, कई बार हम IT यूज़ करते हैं, कई बार हम कैपिटल V यूज़ करेंगे, कई बार हम VT यूज़ करते हैं। तो आपको बता देता हूँ, जब हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं और ख़ास तौर पे साथ में T लगाते हैं, नहीं भी T लगाएं, अगर मैं सिर्फ I लिखूँ तो एक कन्वेंशन है, ये इक्वेशन हो गई। जैसे हमें मालूम है कि हम जो VT लगा रहे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे VT इक्वल टू, इस सर्किट, पर्टिकुलर सर्किट के लिए VT इक्वल टू है VM साइन ओमेगा T, VM साइन ओमेगा T। लेकिन V कितना है? V है Vm/√2, RMS वैल्यू। तो अगर मैं इस VT की जगह यहां पे V लिख देता तो क्या वो गलत होता? नो। फिर मैं बोलता ये RMS वैल्यू गिवन है। मतलब मैं इस V की जगह अगर लिख दूं 220 वोल्ट, आपने घबराना नहीं है, आपने बोलना है सीधा, ठीक है AC है, AC में 220 वोल्ट लिखा है, तो डैट डजंट मीन, क्योंकि साइन तो AC का है ना, DC थोड़ा बन गया 220 वोल्ट लिखने से। ठीक है, हाँ, 220 वोल्ट इज़ अ RMS वैल्यू। जैसे हम अपने घरों में बोलते हैं कि हमारे घर में 220 वोल्ट आती है, क्या वो हम गलत बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, गलत नहीं बोलते, बट हाफ इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं देते। 220 वोल्ट जब मैंने बोला तो डैट इज RMS वैल्यू। हाँ, वेरी इजीली अगर मैं फ्रीक्वेंसी भी बता दूं 50 हर्ट्ज है, नाउ यू कैन फॉर्म द इक्वेशन 220√2 साइन 314t। तो पूरी इक्वेशन तो यही है और सच्चाई वही है। लेकिन कई बार इससे भी काम चल जाता है, ऐसा नहीं है कि इससे काम नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए कई बार हम कैपिटल V लिखेंगे तो मतलब है हम RMS वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं। जब हम कैपिटल I लिखेंगे तो हम RMS वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं। जब हम स्मॉल लेटर I और साथ में T लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम इक्वेशन लिख रहे हैं। उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं जब हम इक्वेशन लिखते हैं साथ में। ठीक है, तो ये इतनी सी बात आपको बतानी थी, और उसी के बेसिस पे अब हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, जिसमें मैं कई बार कैपिटल I यूज़ करूँगा तो आपको उसका मीनिंग समझ आना चाहिए, कैपिटल V यूज़ करूँगा तो उसका मीनिंग समझ आना चाहिए, IT यूज़ करूँगा तो उसका मीनिंग समझ आना चाहिए, VT यूज़ करूँगा तो उसका मीनिंग समझ आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, देखना। इस सर्किट के अंदर टोटल आपको पता कितनी वोल्टेजेस हैं? करंट एक ही है। फ़ायदा एक ही है कि इस सर्किट के अंदर एक ही करंट है, IT, क्योंकि सीरीज़ में लगा है सब कुछ, तो करंट एक ही फ्लो कर रही है। सबसे मज़े की बात यही है। लेकिन लेकिन वोल्टेजेस तीन हैं। कौन कौन सी? तीन वोल्टेजेस लिख रहा हूं, कौन कौन सी हैं? एक है आपकी VRT, वो भी साइनोसाइडल, हर चीज़, वोल्टेज और करंट हर एक साइनोसाइडल होगी। ठीक है, VRT, VLT और टोटल वोल्टेज VT। क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। हमें मालूम है VT इक्वल टू है दोनों वोल्टेजेस का सम। क्लियर नजर आ रहा है? दोनों वोल्टेजेस का सम। ये भी साइनोसाइडल है नेचर में, ये भी साइनोसाइडल है नेचर में, और इनको मेरे को ऐड करना है तो जाके मुझे VT मिलेगा। ये इंफॉर्मेशन मेरे को एक पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन दो साइनोसाइडल क्वांटिटीज, मान लो एक साइनोसाइडल क्वांटिटी आपको ये दे दूं, ध्यान देना प्लीज, एक साइनोसाइडल क्वांटिटी ये दे दूं और दूसरी साइनोसाइडल क्वांटिटी ऐसी दे दूं जो शिफ्टेड हो, क्योंकि ये दोनों इन फेज तो होंगे नहीं। ठीक है, क्या होंगे वो बाद में बात करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करूंगा, रिजल्ट जो है ना वो साइनोसाइडल ही आएगा। दो साइन वेव्स को ऐड करने पे रिजल्ट साइन वेव ही आती है। क्लियर कट याद रख लो, दो साइन वेव्स को ऐड करने पे रिजल्ट साइन वेव ही आती है। लेकिन ऐड करें कैसे, एग्जैक्ट रिजल्ट लाएं कैसे? तो उसका आंसर याद रखना, उसका आंसर है फेजर डायग्राम। उसका आंसर है फेजर डायग्राम, और वो फेजर डायग्राम हम बनाना भी सीखेंगे। कुछ कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, कुछ और सीखेंगे। फेजर डायग्राम में हम हर एक साइनोसाइडल क्वांटिटी को एक फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच हैज़ गॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। डोंट से दैट इज अ वेक्टर।
which has the properties of vector, and we can use vector laws of addition even to add the sinusoidal quantities using phasor diagrams. अभी मैं बताऊंगा कैसे. जब मैं फेजर डायग्राम की बात करता हूं ना, उस समय हम लोग आरएमएस वैल्यूज के साथ ही डील करते हैं. एक और बात याद रखना, ठीक है? कैसे? इसकी फेजर डायग्राम बनाते टाइम हम लोग रेफरेंस लेंगे करंट को. मैं बताऊंगा, आपको समझ आएगा सब कुछ. करंट को क्यों रेफरेंस लिया? क्योंकि करंट तीनों की सेम है. तीनों कौन? आर की करंट, एल की करंट, टोटल सर्किट की करंट, मतलब जो सोर्स से निकल रही है करंट, वो करंट. फिर दोबारा बोल रहा हूं, आर की करंट, एल की करंट और सोर्स की करंट कॉमन है. ठीक है? तो इसलिए मैंने रेफरेंस किसको लेना पसंद किया? मैंने रेफरेंस लेना पसंद किया करंट को. ले लिया जी करंट को रेफरेंस. फाइन. फिर क्या पता है मुझे? करंट. आ जाओ भाई वी आर पे. किस पे आ जाओ? वी आर पे. ठीक है? यहां पे सब मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा, मतलब सब आरएमएस वैल्यूज ही लिख रहा हूं. ठीक है? कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं फेजर डायग्राम में, याद रखना. टाइम डायग्राम में वीटी आईटी लिखते हैं. फाइन. मैं सब पे आऊंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा आरएल सर्किट की आपको यहां. ठीक है? तो यहां पे करंट रेफरेंस आ गई. रेफरेंस जैसे ही करंट आई तो हमें क्या करना है? अब मुझे क्या बनाना है यहां पे? वी आर. क्या बनाना है? वी आर. रेजिस्टेंस की वोल्टेज. रेजिस्टेंस की वोल्टेज और रेजिस्टेंस की करंट के बारे में क्या कोई रिलेशन मालूम है आपको? यस, दे बोथ आर इन फेज विद ईच अदर. दे बोथ आर इन ए फेज विद ईच अदर. इसलिए मैं वी आर कहां बनाऊंगा? ये बना दिया वी आर. दिस विल बी वी आर. क्या दिखा रहा है ये छोटी सी डायग्राम जो मैंने अभी बनाई है? इस पे क्या बना रही है कि करंट, ना ऐसे नहीं बोलना, रेजिस्टेंस की करंट और रेजिस्टेंस की वोल्टेज आपस में इन फेज हैं. ये पूरी लाइन अपनी कॉपी पे भी लिखो और अपने माइंड में भी लिखो. ये आपको याद, ऐसे बोलोगे नहीं तो आप डिफिकल्ट चीज़ें नहीं कर पाओगे. ये मैं आपको बता देता हूँ, आसान रट्टा बच जाएगा लेकिन कर नहीं पाओगे. कि रेजिस्टेंस की, अब बाई चांस पता क्या है यहाँ कर, आप सिर्फ इतना भी बोलते हैं लोग, सर करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं इसलिए ऐसे बना. नहीं भाई, इस सर्किट के अंदर तो बाई चांस एक करंट है, जिसके अंदर ज़्यादा करंट्स होंगी वहाँ पे आप गड़बड़ कर जाओगे. इसलिए ये बोलना है कि रेजिस्टेंस की करंट और रेजिस्टेंस की वोल्टेज आपस में इन फेज हैं. अब आ जाओ नेक्स्ट. इंडक्टर की वोल्टेज के बारे में क्या मालूम है? इंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा था, करंट लैग्स द वोल्टेज विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर. तो इंडक्टर की वोल्टेज क्या होगी? वो अपनी करंट से 90 डिग्री लीड करती है. 90 डिग्री लीड करती है. तो 90 डिग्री लीड करती है तो उसको बनाओ. देखो ये आ गई आपकी VL. ये आ गया आपका VL. यस, VL. फाइन. इन दोनों का सम, इन दोनों का वेक्टर सम, ये दोनों साइनोसाइडल क्वांटिटीज हैं VR और VL. माइंडेड. इन दोनों को ऐड करना है. लेकिन मुझे मालूम है कि ऐड साइन कोवेव्स को अगर मुझे सीधा ऐड करने को कभी ये वाला रूल नहीं होता ना तो पंगा पड़ जाना था, बहुत बड़ा पंगा पड़ जाना था. लेकिन हम इन पे वेक्टर लॉस लगाएंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाऊंगा. याद रखना वोल्टेज होती नहीं है वेक्टर, बता देता हूँ आपको पहले ही, गड़बड़ नहीं करना कहीं. ना करंट वेक्टर है ना ये वेक्टर है, लेकिन बाई चांस इन पे ये रूल लग जाता है. तो रूल लग जाता है तो हम भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं. और हमने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद हमें क्या नज़र आ रहा है वही मैं अभी यहाँ बनाऊंगा. ये आ गई आपकी टोटल वोल्टेज V. फिर मैंने आपको समझाया कि आप बोलोगे सर टोटल वोल्टेज तो आपकी VT है. तो मैंने आपको क्लियर किया पहले कि VT बोलो या V बोलो. जब मैं V बोल रहा हूँ तो आई एम मेंशनिंग ओनली इट्स RMS वैल्यू. ये आ गया, दिस इज V. ये V आ गया, ये सप्लाई वोल्टेज आ गई V. ठीक है, सप्लाई वोल्टेज V आ गई. और इसने एक एंगल बनाया किसके साथ? करंट के साथ, जिसको हम बोलेंगे फाई. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल. इस इंपॉर्टेंट एंगल के बारे में मैं बात करूंगा कि ये एक्चुअली क्या है, कि ये एक लोड है कोई. मैं अप्लायंसेस की बात कर रहा था आपके साथ. ये एक ऐसा अप्लायंस है जिसके अंदर R और L दोनों लगे हुए हैं. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर अकेला R, अकेला L और अकेला C होता था. ठीक है, अब जो एक्चुअली अप्लायंस होंगे उसके अंदर दोनों चीज़ें कंबाइंड लगी हैं, R और L लगा हुआ है. ठीक है, और वो हमें दिखाई भी नहीं देता. कहाँ दिखाई देता? जब तुम फैन देखते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता. वो तो हमें पता है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि उसके अंदर अगर R और L लगा होगा तो हमें क्या प्रॉपर्टी पता चली?
आर और एल, अगर ये ऐसा अप्लायंस है जिसके अंदर आर और एल लगे हैं, तो याद रखो प्लीज। तो इस केस में, प्योर इंडक्टर के केस में क्या था, ये प्योर इंडक्टर नहीं है, इसके साथ आर मिक्स हुआ हुआ है। प्योर इंडक्टर के केस में हमने पढ़ा था करंट लैग्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर, बट इन केस ऑफ दिस इम्प्योर इंडक्टर, देखो इस इम्प्योर इंडक्टर की वोल्टेज कितनी है, V, जो रेड कलर में बनाई है। इस इम्प्योर कंडक्टर की करंट कितनी है, I, वो तो एक ही है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 नहीं है, इट इज लेस देन 90, इट इज लेस देन 90। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पता लगाना। दिस इज द फेजर डायग्राम, बड़ी नीट एंड क्लीन और एग्जैक्ट बनी होनी चाहिए जो मैंने बनाई है। और इधर से मैंने प्रूव क्या किया, यहां से पहली चीज जो हम प्रूव कर रहे हैं ना, दैट इज इन दिस केस, इन आरएल सर्किट, आप ऐसा भी लिख सकते हो, इन आप लिख लो, इन आरएल सर्किट करंट लैग्स द वोल्टेज, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय एंगल फाई, बाय एंगल फाई। और वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, अब ये एंगल क्या मतलब हुआ, मतलब वही साइन वेव्स हैं ये सब, एक्चुअल ये साइन वेव्स हैं, ये अपने माइंड से हटने नहीं देना, जैसे ही हटा तो वहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इसके आगे करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता चल गई कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल फाई है, उसको हमने सेपरेट ऐसे शो कर दिया। बाकी चीज़ों से हमने ये यूज़ किया, वेक्टर लॉ लगाया, वहाँ से हमने ये निकाल दिया कि भाई वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल फाई है, जो मेरे काम की चीज़ है वो मैंने लिख दी, फाइन। बाकी सबको वहाँ वो इंपॉर्टेंट है, वहीं से हमने निकाला। फिर अब टाइम डायग्राम बनानी हो तो ये बना दी मैंने पहले वोल्टेज, ये बना दी मैंने वोल्टेज। अब मैंने बनानी है करंट। करंट कहाँ बनाऊँ, 90 डिग्री लैगिंग, 90 नहीं, लेस देन 90 डिग्री लैगिंग, 5 लैगिंग, इट कैन बी एनी एंगल, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ, वो भी बात करेंगे किस पे डिपेंड करेगा, ये अभी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा। ये देखो मैंने करंट भी बना दी, कितनी बनाई, 90 नहीं बनाई है, 90 होता बिल्कुल इधर बनाना था, 90 ये पॉइंट होता है यहाँ पे, तो इसलिए छोटा एंगल बनाया है। और ये एंगल फाई है, अपनी कॉपीज पे लिख के रखो, ये एंगल फाई है, ये जो इतना इतना गैप दिखाई दे रहा है, दिस इज एंगल फाई, दिस इज द फेज डिफरेंस, फेजर डायग्राम से निकाला है, साइनोसाइडल क्वांटिटी है, साइनोसाइडल क्वांटिटी। प्लीज बातों को समझो, एक एक चीज न्यूमेरिकल में मैं और डिटेल्स दूंगा इसकी आपको, ठीक है। मैं वी आर टी और वी एल टी के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ कि रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, वो भी तो साइन वेव है, 2 और वेव्स बनेंगी इसके ऊपर। कहाँ बनाऊँ अब, अपनी यहाँ नहीं बनती, यहाँ नहीं बनती। बनाना चाहते हो मैं बना के दिखाता हूँ आपको दिखाता हूँ, आप ज़रा अंडरस्टैंड करना, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना। ये अभी मैंने क्या बनाया है, ये मेन वोल्टेज, जो सर्किट की टोटल वोल्टेज, सर्किट की टोटल करंट बनाई है। अब वी आर टी किसी ने बनाना, तो क्या मालूम है आपको, बताओ क्या मालूम है वी आर टी के बारे में, कि वो अपनी करंट के साथ इन फेज होती है, वो अपनी करंट के साथ इन फेज होती है। ये लो भाई, इन करंट मैं इन फेज बना देता हूँ, करंट के साथ इन फेज, ये लो, करंट के साथ इन फेज बना दी मैंने। गंद पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ, ठीक है। फिर वो कहाँ है, वी एल के बारे में क्या बताया कि वो अपनी करंट से 90 डिग्री लैगिंग है, वो अपनी करंट से 90 डिग्री वोल्टेज सॉरी, वो अपनी करंट से 90 डिग्री लीडिंग है, तो 90 डिग्री लीडिंग है, इससे 90 डिग्री लीडिंग है, ठीक है। तो वो कहाँ बनेगा, वो कहाँ बनेगा, देखो कौन, VLT 90 डिग्री इससे पीछे, पीछे नहीं है, वो पहले स्टार्ट हो रहा है, 90 डिग्री पहले स्टार्ट होगी वोल्टेज। ये लो, ये VLT है, ये VRT तो करंट के साथ इन फेज है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 90 डिग्रीज का, ये 90 डिग्रीज का। और यहाँ बना दो जैसे मर्जी, मैग्नीट्यूड की टेंशन नहीं होती हमें। ये लो, ऐसे करके कुछ भी बना दो, ये बस ये दिखाना, एग्जामिनर ये देखना चाहता है तुमसे, अगर देखना चाहेगा तो, ये जो गैप है ना, मैंने बताया ना आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ये इंटरेस्टिंग पार्ट था इसमें, ठीक है। मैं इसको सबको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय। तो मैं इस समय इसको आपने बिल्कुल नहीं बनाना, ये अपने पास आप स्नैपशॉट रख सकते हो, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ मैं सबको, ठीक है, ये लो सब हटा दिया। तो ये आ गई आपकी वोल्टेज और ये आ गई आपकी करंट। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट थी। अब और क्या चाहते हो आप इससे, और हम कैलकुलेशंस करेंगे, पहले बाद में आता है, पहले आपको ये दिखा दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं दोबारा वापस आऊँगा इन टाइम डायग्राम्स पे। अगर पावर के बारे में देखना चाहते हो तो वो बाद में देखेंगे, पहले कुछ कैलकुलेशंस करेंगे हम उसको यूज़ करके। चलो मैं यहीं कर देता हूँ, पहले पावर कर देता हूँ आपको,
ठीक है, पहले पावर इधर ही कर देता हूँ, पावर कैसा आएगा, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका ये करंट। पीछे मैंने बोला था आपको बनाते हैं पावर के लिए, आपको याद है मैंने आपको बोला था ये मार्क कर लो भाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये यहाँ पे सारे मार्क कर लिए। फिर उसके बाद रेड कलर निकाला मैंने, रेड कलर निकालने के बाद मैंने बोला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले इंटरवल में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन इस बार ये छोटा बनेगा, क्यों? क्योंकि इस बार गैप्स इक्वल नहीं हैं, इस बार गैप्स इक्वल नहीं हैं, इसलिए एक छोटा, ये बड़ा, ये इंटरवल बड़ा है, फिर ये इंटरवल छोटा है, फिर ये इंटरवल बड़ा है, ये देखो, और एवरेज ज़ीरो नहीं है क्योंकि ऊपर का साइकिल और नीचे का साइकिल बराबर नहीं है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको सिखाना है मुझे। ये रेड कलर वाली जो है ये पावर है, ठीक है, इसको कितना क्लीन आप बना सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। देखो ये वही डायग्राम मैंने जो अभी पीछे बनाई थी, फेजर डायग्राम बड़ी, वही दोबारा बनाई है, नथिंग इज़ डिफरेंट हेयर। एक छोटी सी बात और यहाँ पे लिख दी मैंने, क्या कि ओ ए बी को हम वोल्टेज ट्राइंगल बोलते हैं, जस्ट रिमेंबर इट, इस ओ ए बी को हम वोल्टेज ट्राइंगल बोलते हैं। इसी वोल्टेज ट्राइंगल से कुछ कैलकुलेशंस करने लगा हूँ मैं, देखना ज़रा। मैं ओ ए के बारे में एक चीज़ लिखता हूँ, ओ ए का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, वेरी फैमिलियर पैथागोरस थ्योरम। उसी के अकॉर्डिंग ओ ए का स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर, वी स्क्वायर नहीं मैं बोलूँगा इसको, वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो आपको दिख जाएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, देख लो आप ध्यान से, ठीक है, ये वी एल के बराबर है ना, ठीक है, वी एल का स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दो मैं एक चीज़ लिखने लगा हूँ, आपको समझ आएगा, आपको समझ आएगा और आपने याद भी रख लेना है। वी आर किसके बराबर? आई आर का स्क्वायर। वी एल किसके बराबर? आई एल नहीं बोलना प्लीज़, आई के साथ हमेशा ओम्स मल्टीप्लाई होके वी बनता है, इसलिए आई एक्स एल, याद आया आपको, आई एक्स एल का स्क्वायर ये, ठीक है। यहां से मैं आई कॉमन लूंगा, अंडर रूट ऑफ क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि v बाई आई बन गया इस तरफ, और v बाई आई इज इक्वल टू क्या बना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अब सिंपल बात ये करने वाली है, यहाँ पे आपने किया क्या, ये जो आपने किया ना, यहाँ पे v अपॉन आई को हम लोग z बोलते हैं, याद रखना, थोड़ा बड़ा लिखना z में से, मेरे पास जगह नहीं थी। v बाई आई को हम z बोलते हैं, z इज कॉल्ड इम्पीडेंस, z इज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस याद रखोगे प्लीज, z इज कॉल्ड इम्पीडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट्स इसके भी ओम्स हैं। आरएल सर्किट में इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल। एक्सएल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल। प्लीज याद रख लो, लिख भी रख लो, जब एग्जामिनर देखे तो यहाँ पे जैसे ही आपने एक्सएल यूज किया तो आप एक्सएल को लिख देना, ओमेगा एल के बराबर होता है भाई ये, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, ओम्स। तो ये कहानी थी इसकी छोटी सी, ठीक है, जिसको आपने नोट किया अपने पास। अब इसके आगे हम क्या बात करने वाले हैं, एक और इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं फाई के बारे में, थोड़ी सी फाई के बारे में बात करेंगे। फाई यहीं से निकालते हैं, उसी ट्राइंगल ओ ए बी को देखो, वो तो आपके पास बनी हुई है। तो जो ओ ए बी ट्राइंगल बनी हुई है उधर से मैं एक चीज़ लिखता हूँ, tan फाई इक्वल टू, ये लिखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, tan फाई इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर इक्वल टू, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई एक्सएल अपॉन आई आर। आई कैंसिल हो गया, tan फाई का एक फॉर्मूला तो आपके पास ये बन गया ना, tan फाई का एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था फाई इज ए इंपॉर्टेंट एंगल। फाई मुझे बताता है कि करंट कितनी लैग कर गई वोल्टेज से इस केस में, तो फाई यहाँ से निकल जाएगा, कितना आ गया, एक्सएल अपॉन आर। आप यहाँ से निकाल सकते हो, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, एक्सएल अपॉन आर से tan फाई। लेकिन ये आरएल सर्किट पढ़ रहे हैं अभी, आरसी की कहानी नहीं है, ठीक है। तो दो रिलेशन मुझे पता चले, ये दो रिलेशन हमने अभी तक लिखे। इन दो रिलेशंस को यूज करके मुझे एक चीज बड़ी क्लियरली नजर आ रही है, यहाँ बहुत क्लियरली। क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, ये देखो, ये पैथागोरस नजर आ रही है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और ये बेस नजर आ रहा है। तो इसी को यूज करके मैं एक ट्राइंगल और बनाऊंगा, ध्यान देना प्लीज, इंटरेस्टिंग है ये चीज।
मैंने एक ट्राइंगल और एक वोल्टेज ट्राइंगल आपको पीछे दिखाई मैंने, और इस ट्राइंगल को यूज़ करके मैंने ये इस दो रिलेशन मुझे नज़र आ रहे थे उधर को यूज़ करके मैंने यहाँ ये लिखा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ लिखी और यहाँ से मुझे पता चल गया ये एंगल फाई हो गया, तभी तो tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर है, तो यहाँ से ये लिखा। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। ये इंपॉर्टेंट है एक इम्पीडेंस ट्राइंगल। देखो हमने कैसे ड्राइव किया इम्पीडेंस ट्राइंगल को। अगर अभी पेपर में इम्पीडेंस ट्राइंगल आए तो आपने फेजर डायग्राम बनाना पूरा कर देना, पूरा, बीच में टाइम डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, ठीक है। थोड़ा सा चॉइस आपकी रहती है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, ये सारा बड़े ना गोल मोल करके ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो जो आपको रेलिवेंट नज़र आता है उसमें से वो लिख देना है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपका इम्पीडेंस हमने ड्राइव किया। इम्पीडेंस जो था वो क्या था, वी अपॉन आई इन केस ऑफ क्या, देखो मैं बताता हूँ ये इंटरेस्टिंग बात। अगर सिर्फ आर लगा हो तो वी अपॉन आई किसके बराबर होता है, एसी सर्किट्स की बात हो रही है, लेकिन वी अपॉन आई किसके बराबर होता है, आर के। अगर सिर्फ एल लगा हो तो वी अपॉन आई किसके बराबर होता है, एक्स एल के। अगर सिर्फ सी लगा हो तो वी अपॉन आई किसके बराबर होता है, एक्स सी के। लेकिन जब आर एल दोनों इकट्ठे लगे हों तो वी अपॉन आई किसके बराबर होता है, जेड के। और आर एल के केस में उस जेड की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर। ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने देनी थी, ये दे दी। पावर मैंने डिराइव नहीं की, पावर मैं सिर्फ आर एल सी में ड्राइव करूंगा, क्योंकि पेपर में पावर के बारे में क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं ड्राइव वहीं करूंगा। अभी मैंने ड्राइव नहीं की, मैंने सिर्फ इतनी बात बताई आपको पावर की डायग्राम बना के। ये बताया आपको सिर्फ वहाँ पे कि पावर जो है वो यहाँ पे नॉन ज़ीरो आएगी, नॉन ज़ीरो पावर आएगी, ज़ीरो नहीं आएगी, ठीक है। एवरेज पावर, आई मीन टू से एवरेज पावर यहाँ ज़ीरो। एक आपको इंपीडेंस ट्राइंगल बताई, एक पावर ट्राइंगल बताई, एक ये सब कहानी आपको लिख दी। तो आरसी सर्किट तो इसमें कवर नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। तो आरसी सर्किट इसमें कवर नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आरसी सर्किट करेंगे। थैंक यू।